सोचो तुम्हारे साथ एक ऐसा क्रिएचर हो जो किसी भी इंसान का रूप ले सकती हो, शायद तुम्हारा दोस्त या तुम खुद। एंटार्क्टिका के बीच एक रिसर्च सेंटर में शुरू होती है एक सर्वाइवल गेम जहाँ ट्रस्ट का मतलब सिर्फ मौत। हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर पम्पकिन और आज हम देखेंगे जॉन कारपेंटर की कल्ट क्लासिक साइ-फाई हॉरर द थिंग, जिसका एंडिंग आज तक लोगों को कंफ्यूज करता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्पेस के गहरे अंधेरे से एक एलियन स्पेसशिप धरती की तरफ बढ़ता है। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है, लेकिन क्रैश हुआ या लैंड किया कोई नहीं जानता। सिनवा से शिफ्ट होता है अंटार्कटिका विंटर 1982, बर्फ का आखिरी शहर जहाँ हवा भी छुरी की तरह काटती है। एक हेलीकॉप्टर सफेद डेजर्ट के ऊपर तेज गति से उड़ रहा होता है और नीचे एक डॉग पूरी तेजी से भाग रहा होता है। हेलीकॉप्टर में 2 आदमी थे जो उस कुत्ते को मारना चाहते थे। डॉग सीधा अमेरिकन रिसर्च बेस की तरफ भागता है। बेस में 12 लोग विंटर की तैयारी कर रहे थे। तब हेलीकॉप्टर कैंप में उतरता है। साइड में नॉक्स लिखा था। सब समझ जाते हैं कि नॉर्वेजियन हेलीकॉप्टर है, मगर अमेरिकन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही पायलट एक ग्रेनेड का पिन खींचता है, लेकिन ग्रेनेड हाथ से फिसल कर बर्फ में गिर जाता है। पैनिक में वो ग्रेनेड को ढूंढने लगता है, लेकिन देर हो चुकी थी। एक धमाका और पायलट के साथ हेलीकॉप्टर भी उड़ जाता है। दूसरा नॉर्वेजियन अभी भी राइफल से फायर कर रहा था। कुत्ते को मारने के चक्कर में एक गोली सीधा बेनिंग्स के पैर में आके लगती है। कैंप लीडर गैरी अपना पिस्तौल निकालता है, एक कोल्ड परफेक्ट शॉट और नॉर्वेजियन आदमी ढेर हो जाता है। हेलीकॉप्टर पायलट मैक्रेडी और डॉक्टर कूपर सोच रहे होते हैं कि नॉर्वेजियन उस बेचारे हस्की को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। इस राज को समझने के लिए दोनों हेलीकॉप्टर लेकर नॉर्वेजियन बेस जा पहुंचते हैं। वहां का सीन देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। पूरा बेस आग और धमाकों से बर्बाद हो चुका होता है। अंदर के दीवारों में बड़े बड़े सुराख होते हैं और हर जगह डेड बॉडीज। एक आदमी रेडियो रूम में लॉक मिलता है, चेयर में जम चुका होता है। उसका हाथ और गला कटा हुआ था, लगता है उसने सुसाइड किया होगा। जब मैक और कॉपर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा खाली आइस ब्लॉक मिलता है। लगता है यह पहले कुछ बंद था जो अब फ्री हो गया। बाहर स्नो में उन्हें कुछ जली हुई ह्यूमन बॉडीज मिलती है और एक ऐसी लाश जो ना पूरी इंसान है न पूरा जानवर। दोनों उस लाश को अपने बेस में ले आते हैं जहाँ ब्लेयर ऑटोप्सी करता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अंदर से उसके ऑर्गन बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसे थे, लेकिन बाहर से शक्ल बिखरी और डरावनी थी। रात को बेनिंग्स के कहने से उस नए डॉग को टीम के स्लेज डॉग्स के साथ कैनल में बंद कर दिया जाता है। बाकी डॉग्स उसे देख के गुर्राने और भौंकने लगते हैं। तभी वो नया डॉग अचानक से भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसके टेंटिकल और क्रैब जैसे पैर निकल आते हैं। वो दूसरे डॉग्स पर अटैक करने लगता है। डॉग हैंडलर क्लार्क ये सब देख के शॉक हो जाता है। मैक को भी अजीब आवाज सुनाई देती है। मैक तुरंत फायर अलार्म बजा देता है। पूरी कैंप जाग जाती है और सब कैनल में आ जाते हैं। वह सब उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो डॉग्स को खा रहा था। मॉन्स्टर का एक हिस्सा अलग होकर सीलिंग के थ्रू निकल जाता है। चाइल्ड फ्लेम थ्रोअर से मॉन्स्टर को जला देता है। क्रिएचर के मरने के बाद कैंप में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, सवाल कि ये असल में था क्या। ब्लेयर जो टीम का डॉक्टर है, मॉन्स्टर के लाश पर ऑटोप्सी करता है और एक बड़ी खौफनाक सच्चाई सामने आती है। ये थिंग असल में एक एलियन है। ये एलियन किसी भी जानवर या इंसान को अटैक करता है, उसे या तो डाइजेस्ट या डिसॉल्व कर लेता है, फिर उसी की शक्ल ले लेता है। मतलब ये एलियन किसी भी इंसान या जानवर का कॉपी बन सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली कौन है। टीम एक वीडियो टेप देखती है जो नॉर्वेजियन लोगों ने रिमोट जगह पर रिकॉर्ड की थी। उसमें दिख रहा है कि वो सब एक ऑब्जेक्ट के साइड में आइस पर खड़े हैं और डायनामाइट ब्लास्ट करके उस ऑब्जेक्ट को आइस से बाहर निकाल लेते हैं। अब टीम को समझ आ जाता है कि नॉर्वेजियन ने कुछ डेंजरस चीज को आइस से निकाला था, जो अब उनके टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। अगली सुबह मैक्रेडी हेलीकॉप्टर लेकर पामर और नॉरिस के साथ उस जगह जाते हैं जहाँ नॉर्वेजियंस का काम चल रहा था। वहां पहुंचकर तीनों एक बड़े खुले गड्ढे में कुछ देखते हैं और उनकी आंखें फट जाती है। नीचे एक एलियन स्पेसशिप पड़ा होता है। तीनों रोप से नीचे उतरते हैं और अंदर जाकर शिप का सर्वे करते हैं। मैक नॉरिस से पूछता है कि शिप यहाँ कितने टाइम से पड़ा होगा। नॉरिस अंदाजा लगाता है कि कम से कम 1 लाख साल से यह बर्फ के नीचे दबा था। क्रैश साइट के ऊपर जाके उन्हें पता चलता है कि आइस कैप का एक बड़ा सा टुकड़ा मिसिंग है, वही जगह जहाँ नॉर्वेजियंस ने थिंग को निकाला था। वापस आके मैक अपना थ्योरी शेयर करता है कि नॉर्वेजियंस ने जब इस आइस क्यूब को पिघलाया तो वो क्रिएचर जिंदा हो गया और फिर तुरंत उन पर अटैक करना शुरू कर दिया।
उस शाम ब्लेयर अपने लैब में बैठकर एलियन सेल्स का माइक्रोस्कोप से स्टडी करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे वो देखता है कि ये एलियन सेल्स कैसे नॉर्मल सेल्स पर अटैक करता है और उन्हें खत्म करके अपने जैसे बना लेता है, बिल्कुल कॉपी। ब्लेयर अपना रिपोर्ट कंप्यूटर में टाइप करता है और जो जवाब आता है वो खून को जमा देता है। 70% चांस है कि टीम के एक से ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी इस एलियन से इन्फेक्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी खौफनाक बात, अगर ये एलियन कभी सिविलाइजेशन तक पहुंच गया तो सिर्फ 27,000 घंटों में पूरे अर्थ के पॉपुलेशन को ये एलियन अपने कब्जे में कर लेगा। ब्लेयर के चेहरे में सच्चाई का डर साफ नजर आता है। टीम डिसाइड करती है कि क्रिएचर के बचे हुए रिमेन्स को स्टोरेज रूम में लॉक कर दिया जाए। तब असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट फ्यूज मैक को अलग ले जाता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी होती है। फ्यूज बताता है कि उसने ब्लेयर के नोट्स पढ़े और उनमें लिखा है कि एलियन सेल्स अभी भी जिंदा और एक्टिव है, मतलब आग लगने के बाद भी ये एलियन नहीं मर रहा है। ब्लेयर ने एक शॉकिंग थ्योरी भी दी, ये एलियन शायद स्पेस में ट्रेवल करते करते हजारों अलग अलग लाइफ फॉर्म्स की कॉपी बना चुका है। हर प्लेनेट, हर जगह जहाँ ये गया किसी न किसी का रूप ले लेता है। इसका मतलब वो जिस चीज से डील कर रहे हैं वो एक जेनेटिक शेप शिफ्टर है जो शायद हजारों सालों से जिंदा है। विंडोज और बैनिंग नॉर्वेजियन बेस से लाए गए क्रिएचर के रिमेन को स्टोरेज रूम में रखने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। रिमेन्स एक ब्लैंकेट में ढके होते हैं लेकिन अचानक वो अंदर से हिलने लगते हैं। विंडोज कुछ देर के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस आता है क्रिएचर ने बैनिंग्स को टेंटिकल से लपेट लिया था। विंडोज तुरंत बाकी टीम को बुलाता है। बाहर स्नो में सब उसे देखते हैं। उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसके हाथ को छोड़कर। मैक्रेडी समझ जाता है कि कोई ऑप्शन नहीं बचा। टीम बैनिंग्स को जिंदा ही जलाकर मार देती है और साथ ही उसके और दूसरे क्रिएचर के बचे हुए रिमेन्स को भी आग के हवाले कर देती है। अब टीम को एक बात क्लियर हो जाता है, जब तक एक भी एलियन सेल जिंदा है कोई इंसान सेफ नहीं है। ब्लेयर को अब पूरी तरह से समझ आ जाता है कि ये एलियन बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया इसके शिकार बन जाएगी। तो ये सोचकर वो बिल्कुल कंट्रोल खो देता है। उसका बिहेवियर डेंजरस हो जाता है। ब्लेयर बचे हुए स्लेज डॉग्स को मार देता है ताकि एलियन उनमें ना फैल सके। सिर्फ यही नहीं, वो हेलीकॉप्टर और कैंप के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को भी तोड़ फोड़ देता है। इसका मतलब था कि अब टीम का किसी से कांटेक्ट होना या रेस्क्यू के लिए बुलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बाकी क्रू मेंबर्स देख लेते हैं कि ब्लेयर अब उनके लिए खुद खतरा बन गया है। वो सब मिलके उसे कंट्रोल करके बेहोश कर देते हैं और फिर उसे कैंप के टूल शेड में लॉक कर देते हैं ताकि वो और कोई नुकसान ना कर सके। अगली सुबह कैंप में टेंशन और डर का माहौल है। सबको डाउट है कि उनमें से कौन एलियन है और कौन ह्यूमन। कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। कॉपर आइडिया देता है कि एक ब्लड टेस्ट किया जाए जिससे पता चल जाएगा कि कौन इन्फेक्टेड है। पर वो जब ब्लड सीरम के लिए तैयारी शुरू करते हैं पता चलता है कि लैब के ब्लड बैग्स फटे हुए हैं। सारा खून बर्बाद हो चुका है। किसी ने जानबूझकर ब्लड को डिस्ट्रॉय किया है ताकि टेस्ट ना हो सके और एलियन छुप सके। गैरी और कॉपर पर शक पड़ता है क्योंकि ब्लड स्टोरेज उनकी एक्सेस में थी। क्लार्क पर भी डाउट होता है क्योंकि वो इमिटेशन डॉग के साथ सबसे ज्यादा टाइम था। मैक्रेडी लीडरशिप अपने हाथ में ले लेता है और तीनों को क्वारंटाइन कर देता है ताकि एलियन और ज्यादा स्प्रेड ना हो सके। अगले शाम फ्यूज अपने लैब में रिसर्च कर रहा होता है, तभी कोई पावर कट कर देता है। फ्यूज लैब से बाहर निकलता है और कभी वापस नहीं आता। कुछ घंटे बाद मैक्रेडी, नल्स और विंडोज को बर्फ में उसकी लाश मिलती है। किसी को नहीं पता कि फ्यूज को एलियन ने जला दिया या फिर उसने खुद को जला लिया ताकि एलियन उसकी कॉपी न बना सके। मैक विंडोज को वापस मेन बिल्डिंग में भेजता है और खुद नल्स के साथ अपने सैक की तरफ जाता है क्योंकि उसने देखा था सैक की लाइट्स जल रही है। मैक कहता है 2 दिन पहले मैं जब वहाँ गया था मैंने लाइट्स ऑफ की थी लेकिन अब वो फिर ऑन है। ठंड बहुत बढ़ गई थी। नल्स गिरते पड़ते मुश्किल से कैंप वापस आया। उसने सबको बताया कि मैक्रेडी के सैक के ऑयल फर्नेस में मैक के नाम वाला फटा पुराना कपड़ा मिला। इस वजह से सबका शक मैक पर बढ़ गया कि शायद वही एलियन से इन्फेक्ट हो गया है। मैक्रेडी को कैंप के बाहर लॉक कर दिया गया। मैक को विंडो तोड़ के स्टोर रूम के अंदर घुसना पड़ा। वहां से उसने डायनामाइट का बंडल उठाया और सबको धमकी दी, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं खुद को और सबको उड़ा दूंगा। चाइल्ड्स और बाकी लोग मैक्रेडी के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि अब सबको लगता है कि मैक्रेडी भी एलियन हो सकता है। तभी नॉरिस अचानक से गिर पड़ता है जैसे कि उसे हार्ट अटैक आया हो। डॉक्टर कॉपर उसे बचाने की कोशिश करता है और एकदम से नॉरिस का चेस्ट खुलकर एक मॉन्स्टर के मुंह जैसा बन जाता है और मॉन्स्टर कॉपर के दोनों हाथ काट लेते हैं। कैंप में सब लोग डर से हिल जाते हैं। मैक्रेडी तुरंत फ्लेम थ्रोअर उठाता है और मॉन्स्टर को आग लगा देता है, लेकिन हॉरर यही खत्म नहीं होता। मॉन्स्टर का सर अलग होकर स्पाइडर की तरह टांगे निकल आती है और वहां से भागने लगता है। मैक्रेडी फिर से फ्लेम थ्रोअर से उस सर को भी जला देता है। मैक्रेडी ग्रुप को एक स्पेशल टेस्ट करने के लिए लीड करता है ताकि पता चले कि कौन इन्फेक्टेड है। सब अपना ब्लड सैंपल देंगे, फिर उस सैंपल को एक गर्म तार से छूना जाएगा। थ्योरी ये है कि जो ब्लड एलियन से इन्फेक्टेड होगा वो अपने आप को बचाने के लिए रिएक्ट करेगा, मतलब शेप बदल जाएगा।
टेस्ट के दौरान क्लार्क मैक्रेडी पर स्कैपल से अटैक करता है। मैक्रेडी अपने आप को बचाने के लिए क्लार्क को मार देता है। सबको चेयर से बांध दिया जाता है, इंक्लूडिंग क्लार्क और कॉपर के मरे हुए बॉडीज को भी, ताकि टेस्ट में कोई इंटरप्शन ना हो। मैक्रेडी ब्लड टेस्ट शुरू करता है। सबसे पहले विंडोज का ब्लड टेस्ट होता है, वो नॉर्मल होता है, यानी विंडोज सेफ है। मैक्रेडी उसको फ्लेम थ्रोअर देता है ताकि अगर कोई मॉन्स्टर निकले तो तुरंत मार सके। बाकी क्लार्क और कॉपर की डेड बॉडीज का ब्लड भी टेस्ट होता है, वो भी सेफ होते हैं। फिर मैक्रेडी गैरी का टेस्ट करने लगता है, लेकिन पता चलता है कि पामर इन्फेक्टेड है। जैसे पामर मॉन्स्टर बनने लगता है, उसका सर फटकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर माउथ जैसा बन जाता है और वो विंडोज के सर को जकड़ लेता है। मैक का फ्लेम थ्रोअर कुछ देर के लिए खराब होता है, पर फिर वो ठीक कर लेता है और पामर को आग से जला देता है। विंडोज भी इन्फेक्ट हो जाता है। मैक्रेडी के पास एक ही ऑप्शन बचा, उसे फ्लेम थ्रोअर से जला देना। सबका ट्रस्ट टूट चुका है और सिर्फ मॉन्स्टर को मारना ही बचने का इकलौता रास्ता है। मैक्रेडी और बचे हुए 3 चाइल्ड्स, गैरी और नल्स अब श्योर हो जाते हैं कि वो सब सेफ है। मैक्रेडी चाइल्ड्स को कैम देखने को बोलता है और खुद गैरी और नल्स के साथ ब्लेयर का ब्लड टेस्ट लेने टूल शेड में जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही सब शॉक हो जाते हैं। शेड बिल्कुल खाली होता है। पता चलता है ब्लेयर शेड के फ्लोर के नीचे से निकल गया था और कैंप के अंदर सीक्रेट टनल बनाकर एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट असेंबल कर रहा था। तीनों लोग देखते हैं कि चाइल्ड स्टॉर्म के बीच भागते हुए नजर आता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि वो क्यों गया। अचानक बेस का पावर चला जाता है। तब मैक्रेडी को समझ आता है कि ब्लेयर ही लास्ट बचा हुआ एलियन है। उसका प्लान है अपने आप को फ्रीज करके हैबिटेशन में चले जाना, ताकि जब रेस्क्यू टीम आए तो वो दोबारा जिंदा हो सके। उन्हें पता है कि उनके बचने का चांस बहुत कम है, लेकिन अगर एलियन दोबारा फ्रीज हो गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं पूरे बेस को उड़ा देना होगा। मैक्रेडी, गैरी और नल्स मोलोटोव लेकर बेस में आग लगाना शुरू कर देते हैं। अब उनका सिर्फ एक ही मिशन है, एलियन को यहाँ एंटार्क्टिका में हमेशा के लिए खत्म कर देना, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैक्रेडी TNT लगा रहा होता है, तभी ब्लेयर जो अब एलियन से इन्फेक्ट हो चुका है, मैक्रेडी पर अटैक कर देता है और गैरी को भी मार देता है। नल इस दौरान गायब हो चुका होता है और दोबारा वापस नहीं आता। ब्लेयर का बदला हुआ टेंटिकल मॉन्स्टर मैक्रेडी के डेटोनेटर्स को तोड़ देता है, लेकिन मैक्रेडी एक जलता हुआ डायनामाइट स्टिक फेंकता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और पूरा कंपाउंड फट जाता है। ब्लास्ट के बाद मैक्रेडी बच जाता है। वो अपने वीक सैक में चला जाता है और वहाँ चाइल्ड्स मिलता है। चाइल्ड्स बताता है कि उसने ब्लेयर को देखा था और ब्लेयर को चेस करते हुए तूफान में खो गया था। अब दोनों को समझ नहीं आता कि कौन असली है और कौन एलियन बन चुका है। मैक्रेडी शायद सेफ है, लेकिन चाइल्ड्स इन्फेक्टेड हो सकता है। कौन इन्फेक्टेड है और कौन एलियन बताया नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे की तरफ होकर बैठते हैं, रेडी कि अगर कोई गलती से भी अटैक करे तो उसे मार देंगे। दोनों एक बॉटल विस्की शेयर करते हैं और इसी क्लिफ हैंगर के साथ मूवी खत्म हो जाती है। सबसे पहली बात, इस मूवी के क्रिएचर इफेक्ट्स। डायरेक्टर जॉन कारपेंटर ने डिसाइड की कि CGI नहीं चाहिए, सब कुछ रियल दिखना चाहिए, इंक्लूडिंग द टाइटल कार्ड। और ये काम मिला सिर्फ 22 साल के रॉब बॉटिन को। सोचो इतना बड़ा काम एक इतने यंग आर्टिस्ट के हाथ में। बॉटिन ने महीनों तक सेट पर 18 घंटे तक काम किया बिना ब्रेक्स लिए। एनिमेट्रॉनिक्स, प्रोस्थेटिक्स और हाँ, माइक्रोवेव बबल गम भी यूज किया गया एलियन की क्रीपी ट्रांसफॉर्मेशंस को बनाने के लिए। ये डेडिकेशन इतना एक्सट्रीम था कि शूटिंग खत्म होने के बाद बॉटिन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लोकेशंस भी आसान नहीं थे। कुछ सीन्स रियल स्नो में कनाडा और अलास्का में शूट हुए। बाकी इंडोर सेट्स को -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज किया जाता था ताकि ऑथेंटिक लगे। ठंड इतनी थी कि कैमरा लेंसेज भी फ्रीज हो जाती थी। जॉन कारपेंटर एक जीनियस मूव लेते हैं। उन्होंने किसी एक्टर को भी फुल स्क्रिप्ट नहीं दी थी, मतलब कोई भी नहीं जानता थी कि कौन एलियन बनने वाला है। ये रियल लाइफ कंफ्यूजन उनके फेशियल एक्सप्रेशन में दिख जाता है। कास्ट लिटरली एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल मूवी के कैरेक्टर्स की तरह। द ग्रैंड फिनाले के लिए पूरा एंटार्क्टिक कैंप सेट बनाया गया, सिर्फ इसलिए ताकि उसे ब्लास्ट किया जा सके। एक ही टेक में सब कुछ उड़ा दिया गया और प्रिपरेशन में लग गए पूरे 8 घंटे। अब सोचो, ये फिल्म रिलीज हुई 1982 में और बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई, लेकिन आज द थिंग मूवी हॉरर जॉनरा की कल्ट क्लासिक लेजेंड है। अब वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। मेरे एफर्ट्स अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब। न्यू वीडियो आने तक चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें देखो और एंजॉय करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।